हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे बीएससी पार्ट 3 के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इक्वेशन 10 तक हम जो है एनर्जी ऑपरेटर निकाल लिए थे और 7th इक्वेशन पे आपका था स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये हम जो है इक्वेशन 2 को ट्वाइस डिफरेंशिएट करके एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन को निकाले थे जो कि इक्वेशन 7 नाम दिया गया था। और उसके बाद क्या किया गया था, इसी इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके एनर्जी ऑपरेटर निकाला गया था। ओके, तो इसके आगे हम आज प्रोसीड करेंगे। तो लेट अस कंसीडर a particle of mass m, having potential energy V। ओके, पोटेंशियल एनर्जी V जो कि हमारा पोजीशन का फंक्शन है। ठीक, हैविंग पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो टोटल एनर्जी हम कैपिटल E मान लेते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज क्या होगा, ई हमारा क्या है, टोटल एनर्जी बराबर हो गया क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, या हम कहें मोमेंटम का स्क्वायर अपान 2 टाइम्स मास। तो क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर अपान 2m। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हम कंसीडर कर लिए हैं v ऑफ x, हम इसको मान लिए v ऑफ x। ठीक, तो यहाँ से इसको हम इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2me इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2mv। ठीक है, v ऑफ x है, ये हम मान चल रहे हैं कि पोजीशन का फंक्शन है, बार बार नहीं लिखेंगे, ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ से अब देखो इसको हम इधर इस साइड करें तो हमें मिल जाएगा 2me माइनस 2mv इक्वल टू पी स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 2me माइनस v। ओके, इक्वेशन नंबर 10 तक हो गया था आई थिंक, ये इक्वेशन नंबर 11 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक राइट करिए। ओके, अब देखिए हम पहले ही पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं जैसे कि इक्वेशन 7 में है। ठीक है, तो वही पी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे उठा के पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 से। तो पहले हम क्या करें, इसमें जो है वेव फंक्शन साई एक्स ऑफ टी जो है लेफ्ट राइट में ऑपरेट करा देते हैं। तो इफ नहीं, इक्वेशन 11 कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, पी स्क्वायर साई एक्स ऑफ टी इक्वल टू 2me माइनस v साई एक्स ऑफ टी, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए पी इक्वेशन नंबर 7 का हम यूज करेंगे, तो यहाँ लिख लो यूजिंग इक्वेशन 7, यूजिंग
इक्वेशन 7 से हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर साई ऑफ एक्स टी की जगह पर लिखा जा सकता है माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू साई एक्स ऑफ टी अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू 2m e माइनस v साई एक्स ऑफ टी। ठीक, अब देखिए यहां से इसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई एक्स ऑफ टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू e माइनस v साई ऑफ एक्स टी, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई एक्स ऑफ टी अपॉन डेल एक्स टू प्लस v ऑफ एक्स। ठीक है, हम कहे तो ऑब्वियस है, x का फंक्शन है v पोजीशन का, साई एक्स टी, v ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स टी इक्वल टू लिखा जा सकता है e ऑफ साई एक्स ऑफ टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम e की वैल्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि हम e की वैल्यू कहाँ से निकालें, इक्वेशन नंबर 10 से। यूजिंग इक्वेशन 10, यूजिंग इक्वेशन 10 इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई एक्स ऑफ टी अपॉन डेल एक्स टू प्लस v ऑफ एक्स साई एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखेंगे, आयोटा एच क्रॉस डेल साई एक्स टी अपॉन डेल टी। ठीक, यही है हमारा क्या, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 12। ठीक, इक्वेशन नंबर 12 हमारा क्या है, टाइम डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेव फंक्शन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। राइट साइड में देखिए यहाँ भी क्या है, एनर्जी ऑपरेटर है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है हमारा, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक, वो भी 1 डायमेंशन में है। ठीक, तो लिख लेंगे देख लो, इक्वेशन 12 इज नोन एज टाइम। ठीक है, इक्वेशन 12 ये वाला इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 12 इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट 1 डायमेंशनल। ठीक है, 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अगर 1 डायमेंशन हमको पता चल गया है तो हम 3 डायमेंशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे सिमिलरली, मतलब इस प्रकार, इसी तरीके से इक्वेशन 12 can be expressed in 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2, ये तो यही रहेगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m ही रहेगा। फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो साई x 1 डायमेंशन था तो x था, 3 डायमेंशन होगा तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, डेल टू साई r ऑफ टी अपान, ये देखिए मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हो गई, हम क्या करना पड़ेगा, हमको डेल ऑपरेटर लेना पड़ेगा, डेल स्क्वायर ऑपरेटर लेना पड़ेगा। इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, कैसे करना पड़ेगा, 3 डायमेंशन है ना, तो आप क्या करोगे, डेल स्क्वायर, तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम, साई आर ऑफ टी। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये x के रिस्पेक्ट में भी है, y के रिस्पेक्ट में भी है, z के रिस्पेक्ट में भी है, 3 डायमेंशन के लिए हो गया।
ठीक इसी तरीके से आगे हम इसमें क्या करेंगे, v यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, केवल पोजीशन का फंक्शन है, x का फंक्शन है। अगर हमको 3 डायमेंशन में जाना है तो क्या होना पड़ेगा, इसको r का फंक्शन होना पड़ेगा, x y z का फंक्शन होना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे साई क्या हो जाएगा, r और t का फंक्शन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस डेल साई ऑफ आर टी अपान डेल टी। ओके, ये है क्या हमारा 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 13 नाम दे देते हैं। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया, तब हम क्या करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ लें। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया यहाँ तक, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। किसके लिए, डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता था, वेरिएबल्स को सेपरेट किया जाता था। ठीक, तो जैसे वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स वाई को सेपरेट करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर 1 डायमेंशन लें तो क्या है, पोजीशन है और टाइम है। वेव फंक्शन में क्या है, एक्स है और टी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स और टी को सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे आइए, नई हेडिंग है टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक, तो पहले टाइम डिपेंडेंट लिख लेते हैं। टाइम डिपेंडेंट को क्या करेंगे, हम टाइम इंडिपेंडेंट बना लेंगे। ठीक है, आइए, वी हैव टाइम इंडिपेंडेंट, वी हैव टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं SWE, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक, तो क्या है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट वाला, क्या है, सॉरी टाइम डिपेंडेंट लिखो, पहले टाइम डिपेंडेंट लिख लें, तो हम बताते हैं कैसे उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। तो टाइम डिपेंडेंट क्या है हमारे पास, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई एक्स ऑफ टी अपान डेल एक्स 2 प्लस क्या था, v ऑफ एक्स साई एक्स ऑफ टी इक्वल टू था आयोटा एच कट डेल साई एक्स ऑफ टी अपान डेल टी। ठीक, अब आप देखिए इतने को क्या लिखा जा सकता है, एनर्जी ऑपरेटर लिखा जा सकता है। ठीक, एनर्जी ऑपरेटर लिखा जा सकता है, तो उसको एनर्जी ऑपरेटर बना दो। तो इसको कैसे लिख दें, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई एक्स ऑफ टी अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस v ऑफ एक्स साई एक्स ऑफ टी इक्वल टू, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, एनर्जी लिख दे रहे हैं, एनर्जी ऑपरेटर है। ठीक, साई ऑफ वैसे कोई ज़रूरत नहीं है करने का, बाद में करेंगे, अभी रहने दो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, तो फ्रॉम वेरिएबल
सेपरेबल मेथड। ठीक, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है, जो फंक्शन होता है, जैसे हमारा ये क्या है साई एक्स ऑफ टी है, इसको हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट मानेंगे किसका, एक ऐसा फंक्शन जो कि एक पोजीशन का हो और एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ टाइम का फंक्शन हो। ठीक है, ये हमारा साई है जो कि क्या है एक्स और टी मतलब पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कंसीडर करेंगे कि ये किसके बराबर है, ये उस फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर है जिसमें वेव फंक्शन एक क्या है पोजीशन का है और एक फंक्शन जो है केवल टाइम का फंक्शन है। मतलब हम लिख सकते हैं साई एक्स ऑफ टी बराबर, ध्यान दीजिएगा ये हम कैपिटल साई लिए हैं। ठीक है, ये कैपिटल साई स्मॉल साई हम ले रहे हैं, तो स्मॉल साई एक्स का फंक्शन और फाई मान लेते हैं जो कि किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। समझ में आ रहा है, ये मेथड होता है, आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट ईयर में है। तो साई कैपिटल साई एक्स टी इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी, मतलब क्या है, एक फंक्शन हमने मान लिया जो कि क्या है सिर्फ पोजीशन का है और एक फंक्शन ऑफ फाई हमने माना जो कि सिर्फ टाइम का है, उन दोनों का प्रोडक्ट बराबर हम कर दिए कि ये क्या है साई ऑफ एक्स टी है। अब क्या करना है, इसी को आपको क्या करना है, इस पर ऑपरेट करा देना है। तो हम इक्वेशन नंबर आई थिंक 13 तक पहुंच चुके थे, तो इसको हम 14 बना देते हैं। तो 14 में हम क्या करेंगे, इसको उठा के पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 14 में देखो, इक्वेशन 14 क्या इंप्लाई करेगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m। अब देखिए डेल टू डेल एक्स टू, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, साई एक्स टी की जगह पर साई ऑफ एक्स स्मॉल साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी, ऐसे पूरे इक्वेशन में आप नोट कर दें। तो प्लस बी ऑफ एक्स स्मॉल साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, जहाँ जहाँ साई एक्स टी है वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, स्मॉल साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी। ठीक है, ये मेथड होता है सॉल्व करने का। आइए देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये ऑपरेटर क्या करेगा, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करेगा और ये क्या होगा एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m। देखिए ये साइज के साथ होगा लेकिन फाई टी क्या हो जाएगा, ये एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि ये क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल टू साई ऑफ एक्स अपॉन डेल ऑफ एक्स टू। ठीक है, यहाँ से फाई टी बाहर आ गया, प्लस बी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी। यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इधर आओ, इधर देखो, यहाँ पे क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब क्या है, ये साई ऑफ एक्स क्या है एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साई ऑफ एक्स और डेल फाई ऑफ टी अपॉन डेल टी, सॉरी आयोटा एच क्रॉस भी है, आयोटा एच क्रॉस साई ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ फाई ऑफ टी है, साई एक्स ऑफ फाई ऑफ टी है, देखो यहाँ भी साई एक्स बाहर आ गया है। अब हम क्या करें, साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी से दोनों तरफ क्या करें डिवाइड कर दें। तो डिवाइडिंग क्यों डिवाइड कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई किससे, साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी। साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी से आप दोनों तरफ अगर डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमको, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m। अब देखिए साई एक्स ऑफ फाई टी से अगर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो फाई टी कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन साई एक्स बच जाएगा यहाँ पे, क्यों, हाँ, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही रहेगा डेल टू साई ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स टू, प्लस देखिए ये दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, पोटेंशियल जो कि क्या है एक्स का फंक्शन है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए आयोटा एच क्रॉस साई ऑफ एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 अपॉन फाई ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा डेल फाई ऑफ टी अपॉन डेल टी। ठीक, तो आप देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है। देखिए ये भी पोजीशन का फंक्शन है, ये भी पोजीशन का ही फंक्शन है,
तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है, और राइट हैंड साइड में क्या है, टाइम का फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, पोजीशन और टाइम क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। यही कारण है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाया जाता है इसमें। किस लिए, क्योंकि पोजीशन और टाइम क्या हो, सेपरेट आउट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सेपरेट हो गया ना, लेफ्ट साइड क्या है, केवल पोजीशन का फंक्शन है, राइट साइड कोई क्या है, सिर्फ टाइम का फंक्शन है। ये तभी संभव है जब ये दोनों क्या हो, किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। ठीक, बात को समझिए। अगर ये पूरा इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में अगर ये पोजीशन का फंक्शन है और इक्वल साइन के राइट साइड में सिर्फ टाइम का फंक्शन है, ये तभी संभव होगा जब ये दोनों क्वांटिटी क्या हो, किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। तो कांस्टेंट क्या होगा, हम एनर्जी को मान सकते हैं कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी। तो हम मान लिए ये किसके बराबर है, ई। हम क्या कर रहे हैं, से कर रहे हैं, से मतलब हम कह रहे हैं कि ये टोटल एनर्जी के बराबर है। तो आप देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस विल इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है ये पूरा किसके बराबर लिखा जा सकता है, ई के बराबर लिखा जा सकता है। ये पूरा भी क्या लिखा जा सकता है, किसके बराबर लिखा जा सकता है, ई के बराबर। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m 1 अपान साई ऑफ एक्स डेल 2 साई ऑफ एक्स अपान डेल एक्स 2 प्लस v ऑफ x बराबर क्या लिख सकते हैं, e। और क्या लिखा जा सकता है, आयोटा h क्रॉस 1 अपान फाई t डेल फाई ऑफ t अपान डेल t इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, e। ठीक, तो इसको भी इक्वल टू हम e कर दिए और इसको भी इक्वल टू e कर दिए। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई ऑफ x अपान डेल एक्स 2 प्लस, देखिए साई ऑफ x से हम मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट राइट में, तो क्या हो जाएगा v ऑफ x साई ऑफ x इक्वल टू e ऑफ साई ऑफ x। ठीक, ये है हमारा क्या, टाइम इंडिपेंडेंट। देखिए यहाँ पे टाइम का कोई फंक्शन नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 14 बना देते हैं, इक्वेशन नंबर 14। तो यही इक्वेशन नंबर 14 क्या कहलाता है, इक्वेशन 14 इज नोन एज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक, टाइम इंडिपेंडेंट, क्यों इंडिपेंडेंट, देखिए यहाँ पे कहीं टाइम का फंक्शन नहीं है। ओके, अब देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर कुछ मान लेते हैं, 15 मान लो, 15 मान लो। ठीक, आई होप यहाँ तक हो गया है। इक्वेशन 15 को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन 15, ठीक, इक्वेशन 15 क्या इम्प्लाई कर रहा है, देखिए फाई ऑफ टी है ना। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आयोटा एच क्रॉस डेल फाई ऑफ टी अपान फाई ऑफ टी लिख के ई क्या लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखो आयोटा एच क्रॉस ये क्या हो जाएगा, लॉग ln फाई ऑफ टी। ln मतलब क्या, बेस ई का, तो हम बेस ई लॉग ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमें ई टी, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ln फाई ऑफ टी इक्वल टू ई टी अपान आयोटा एच क्रॉस। ठीक, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है ln फाई ऑफ टी इक्वल टू माइनस आयोटा ई टी अपान एच क्रॉस, ऐसे लिखा जा सकता है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ टी इक्वल टू व्हाट, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपान एच क्रॉस। ठीक,
अब देखिए इससे आगे हम लिख दे रहे हैं फाई ऑफ टी की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, साई ऑफ एक्स टी अपान, ठीक, क्योंकि आपको पता है ना कि साई ऑफ एक्स टी हम क्या कंसीडर कर चले थे, साई ऑफ एक्स टी कंसीडर कर चले थे स्मॉल साई ऑफ एक्स फाई ऑफ टी, ठीक। और फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो फाई ऑफ टी को रिप्लेस अगर यहाँ से करना चाहें तो हमें क्या मिल जाएगा, साई ऑफ एक्स टी इक्वल टू साई ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 16, ओके। आज यहीं ख़त्म करते हैं, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।